नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखें खबरें तेज रफ्तार से। ऑस्ट्रेलिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। यह 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली राजकीय यात्रा होगी। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री लक्सन के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान आर्थिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर बात होगी। प्रधानमंत्री ऑकलैंड में प्रमुख व्यापार और खेल जगत की हस्तियों से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी की एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। पीएम की यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में आई मजबूती को और आगे बढ़ाएगी। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत न्यूजीलैंड एफटीए के लिए मार्च 2025 में शुरू हुई बातचीत महज 9 महीने में दिसंबर 2025 में पूरी हो गई और यह भारत के सबसे तेजी से संपन्न होने वाले एफटीए में शामिल हो गया। समझौते से भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड में 100% शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। अगले 15 वर्षों में $20 अरब के निवेश का रास्ता खुलेगा और छात्रों, पेशेवरों, किसानों और एमएसएमई के लिए नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे के अंतिम दिन आज ऐतिहासिक और प्रसिद्ध खेल मैदान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध खेल मैदानों में से एक है। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान स्टीव वॉ से की मुलाकात और उन्हें उनकी पिछली मुलाकात की एक तस्वीर भी भेंट की। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान लीसा स्थालेकर से भी मुलाकात की। लीसा भारतीय मूल की पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। पीएम ने ऑस्ट्रेलियाई रग्बी खिलाड़ियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रहे युवा खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उन्होंने नई पीढ़ी के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियन पीएम के साथ शेन वॉन स्टैंड का भी दौरा किया। शेन वॉन ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए कप्तानी की थी। उनकी पहचान दुनिया भर में लेग स्पिन की जादूगरी की वजह से रही है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न स्टेडियम में बनी क्रिकेट गैलरी को विजिट किया। गैलरी में सचिन तेंदुलकर और सर डॉन ब्रैडमैन जैसे दिग्गज क्रिकेटरों की तस्वीरें मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी को स्मारिका भेंट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल को भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूत कड़ी बताया। पीएम ने कहा कि भारत ने तकनीक को ही नहीं बल्कि खेल को भी डेमोक्रेटाइज किया है। पीएम ने कहा कि भारत साल 2030 में भारत कॉमनवेल्थ का आयोजन करने जा रहा है, वहीं 2036 ओलंपिक आयोजन की दावेदारी कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों और युवाओं के बीच खेल का सेतु भी एक बड़ा लिंक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने घोषणा की है कि बिग बैश लीग पहली बार भारत में खेली जाएगी। मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच सीजन का पहला मैच 12 दिसंबर को चेन्नई में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने खेलों में बेहतर सहयोग के लिए एक रोड मैप भी जारी किया है। यह रोड मैप स्पोर्ट्स साइंस, बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी और व्यापार, पर्यटन और निवेश के क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ाने में सहयोग को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर सार्थक बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया के व्यापार में 55% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही दोनों नेताओं ने सेका को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने के निर्देश भी दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे की समाप्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों और वहां के प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा के नतीजों ने हमारी साझेदारी को और मजबूत किया है और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खोले हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट किया है कि अब 12% से ज्यादा एथिल अल्कोहल युक्त युवाओं की बिक्री बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं की जा सकती। ऐसी दवाएं अब ओवर द काउंटर श्रेणी में उपलब्ध नहीं होंगी। इनकी बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनर द्वारा जारी वैध प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही की जाएगी।
पंजाब कांग्रेस में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त विशेष पर्यवेक्षक भूपेश बघेल के पंजाब दौरे का आज आखिरी दिन। इस दौरे के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी भूपेश बघेल से दूरी बनाए हुए नजर आए। चन्नी गुट ने कल भावी राजनीति तैयार करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस बैठक के बाद विधायक राणा गुरजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि अब तक भूपेश बघेल से कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन वे जल्द ही उनसे करेंगे मुलाकात। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भूपेश बघेल के दौरे के अंतिम दिन आज चन्नी गुट के नेता भूपेश बघेल से मुलाकात कर अपना पक्ष रख सकते हैं। हालांकि पार्टी में मचे इस बवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है। चन्नी खेमे के करीबी और विधायक परगट सिंह का कहना है कि पार्टी हाईकमान पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और वे बघेल के समक्ष अपनी सभी बातें विस्तार से रखेंगे। तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी और उनका गुट आज तृणमूल कांग्रेस के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन पर अधिकार की लड़ाई के पक्ष में चुनाव आयोग के सामने कागजात पेश करेगा। इसके बाद चुनाव आयोग का फैसला तृणमूल कांग्रेस का भविष्य तय करेगा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुवेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 3 राज्यसभा सांसदों सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह बराइक ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण ली। बाद में भाजपा ने तीनों को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार भी घोषित किया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बड़े बदलाव को टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने कहा कि ममता बनर्जी ने सत्ता को मजाक बना दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि जब देश विकास की राह पर बढ़ रहा था तब पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार चरम पर था। इस बीच बांग्ला फिल्मों के बड़े एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी के साथ ही टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से की मुलाकात। गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा के सतीश भाई गोविंद भाई पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। इस सीट पर 30 जुलाई को होगा मतदान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में 432 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की सीबीआई से जांच कराने के लिए 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच 13 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चढ़ावे की हेराफेरी की जांच सीबीआई से करवाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। भारत के अधिकतर राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 18 राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की आशंका। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आज भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने का भी अलर्ट। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। केरल के वायनाड में भूस्खलन से तबाही के बाद लापता लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ, दमकल विभाग और पुलिस के कई दल बारिश के बावजूद लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून की तेज बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी समेत कई जिलों में लगातार वर्षा के कारण भूस्खलन, सड़कें बंद होने और बिजली पानी की आपूर्ति बाधित। भारी बारिश को देखते हुए सोलन और सिरमौर में आज सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानें बंद। गिरी नदी का जलस्तर बढ़ने पर जटौन बांध के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं शिमला में एक इमारत की दीवार गिरने से 2 वाहन क्षतिग्रस्त। मंडी मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर चट्टान गिरने से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में मार्गों पर भूस्खलन होने और मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो रहे हैं। उत्तरकाशी में नालूपानी नगून के पास भूस्खलन होने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्याना चट्टी के पास 100 मीटर सड़क तबाह हो गई है। प्रशासन भूस्खलन की वजह से बंद हुई सड़कों को खोलने के लिए कार्रवाई में जुटा है। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के विस्तार की घोषणा। इस योजना में प्राथमिक स्तर पर पेट स्कैन की सुविधा भी शामिल की जाएगी। इसके अलावा कैंसर से संबंधित उपचार के लिए मरीजों को अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
चंडीगढ़ में आज 15 तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में राशि डाली गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में 1,121 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि सीधे 34,83,000 लाभार्थियों के खाते में डाले गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक कर्नाटक के बेलगावी में आज सुबह शुरू हुई। बैठक में सभी 46 प्रांतों के प्रांत प्रचारक, सह प्रचारक और संघ प्रेरित विविध संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री रहे उपस्थित। बैठक में शाखा कार्य विस्तार की समीक्षा और आगामी अधिकतम शाखा विस्तार योजना पर भी चर्चा हो रही है। संघ शताब्दी वर्ष 2025-26 के शेष कार्यक्रम आगामी विजयदशमी यानी कि 20 अक्टूबर तक चलेंगे। असम में बाढ़ से धेमाजी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिसीबोर गांव और जोनाई रेवेन्यू सर्कल के 14 गांव में 13,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से हुए प्रभावित। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने नॉर्दर्न कमांड का दौरा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और आंतरिक क्षेत्रों में तैनात सैन्य इकाइयों की सुरक्षा स्थिति, ऑपरेशनल तैयारियों और युद्ध क्षमता की समीक्षा की। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने श्रीनगर स्थित चिनार कॉर्प्स मुख्यालय, कश्मीर घाटी में तैनात यूनिट्स, व्हाइट नाइट कॉर्प्स मुख्यालय और एलओसी के पास अग्रिम चौकियों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी तकनीक, इनोवेशन और आधुनिक सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दिया। आज देश भर में राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया जा रहा है। मत्स्य किसानों, मछुआरों और उद्यमियों के योगदान को सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली एफडी तोड़नी पड़ी और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस से 410 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। घरेलू शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 694 अंक चढ़कर 77,423 अंक पर, जबकि एनएसई निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,154 अंक पर रहा। रुपये शुरुआती कारोबार में 15 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.32 पर पहुंच गया। केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने और उत्पादन लागत कम करने के उद्देश्य से कई अहम कंपोनेंट्स और कैपिटल गुड्स के आयात पर कस्टम ड्यूटी में राहत देने का फैसला किया। ऑटोमोबाइल, मेडिकल और औद्योगिक उपयोग के लिए डिस्प्ले असेंबली बनाने में इस्तेमाल होने वाले 5 प्रमुख कंपोनेंट्स डिस्प्ले सेल, फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट असेंबली, बैकलाइट यूनिट, फ्रेम और एनिसोट्रॉपिक कंडक्टिव फिल्म और को 31 मार्च 2029 तक बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई। दूसरी अधिसूचना के तहत मोबाइल फोन में वायरलेस चार्जिंग के लिए इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल बनाने में इस्तेमाल होने वाले 6 कंपोनेंट्स पर भी 31 मार्च 2029 तक शून्य कस्टम ड्यूटी जारी रहेगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत के वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने वाली प्रमुख पहलों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ATUFS के अंतर्गत 10,000 से ज्यादा वस्त्र इकाइयों को मदद मिलेगी और मिली है। 2,776 करोड़ रुपए की सब्सिडी से 53,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ निवेश। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एक्करमैन ने कहा है कि भारत और जर्मनी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं ताकि पर्यावरण को ज्यादा टिकाऊ और बेहतर बनाया जा सके। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच यह सहयोग और मजबूत होगा। AI डेटा सेंटर की दौड़ में भारत एक प्रमुख दावेदार बनकर उभरा है। ये सेंटर अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग को पावर देगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निवेशकों को त्रिपुरा में विकास की अपार संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 में आमंत्रित किया।
गिफ्ट सिटी के ग्रुप सी और प्रबंध निदेशक संजय कौल ने कहा है कि भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का अगला चरण केवल लोकेशन या टैक्स प्रोत्साहनों पर नहीं बल्कि मजबूत इकोसिस्टम पर आधारित होगा। दूरसंचार नियामक ट्राई ने स्पेस और धोखाधड़ी वाली कॉल पर प्रभावी कार्रवाई के लिए ट्रू कॉलर जैसे कॉल प्रबंधन ऐप की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मांगी है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत का प्राइवेट क्रेडिट बाजार तेजी से विस्तार करेगा। इसके पीछे बढ़ती जागरूकता, डिजिटल नवाचार और वैकल्पिक वित्त पोषण की बढ़ती मांग प्रमुख कारण होंगे। वित्त वर्ष 27 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ेगी। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद नीतिगत उपायों और सेवाओं के मजबूत निर्यात के दम पर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा। टीसीएस ने जून तिमाही में 13,349 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है और साथ ही 12 रुपए के शेयर डिविडेंड का ऐलान किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खamenei का अंतिम संस्कार मशहद के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल इमाम रजा दरगाह में किया गया। लाखों की संख्या में पहुंचे समर्थकों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। अमेरिका और ईरान के बीच ताज़ा गतिरोध के 3 हफ्ते पहले हुआ संघर्ष विराम और कमजोर पड़ गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि बीते 2 रातों में अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के 170 सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ईरान के गोलिस्तान प्रांत में चीन ईरान कॉरिडोर पर हमला हुआ है। इस कॉरिडोर का इस्तेमाल रूस भी करता है। हमले के आरोप अमेरिका पर लगे हैं। उत्तरी ईरान के अक-ताकेह खान रेलवे पुल को काफी नुकसान हुआ है। ये पुल ईरान के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है क्योंकि इसके जरिए चीन और रूस के साथ व्यापारिक संपर्क बनाए जाते हैं। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमले करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकार समाचार एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की कोशिश करने की अमेरिका सेना की घोषणा के कुछ घंटे बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया है। इन हमलों में से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। मिडल ईस्ट में ईरान और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ते तनाव पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने को कभी अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे कोई समझौता हो या ना हो। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर अमेरिका और इजरायल ने समय रहते ईरान पर दबाव नहीं बनाया होता तो तेहरान पहले ही खुद को परमाणु हथियारों से लैस कर चुका होता। नेतन्याहू ने घोषणा की है कि अगले 10 वर्षों में रक्षा बजट में 350 अरब शेकेल की बढ़ोतरी की जाएगी। वेनेजुएला में 2 भूकंपों के 15 दिन बाद भी राहत और बचाव अभियान जारी है। स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में सरकारी मदद की कमी का आरोप लगाया। कई परिवार शव निकालने के लिए खुद मलबा हटा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य एजेंसियों ने शेल्टरों में भीड़ और साफ पानी की कमी से बीमारी फैलने का जताया खतरा। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने सुरक्षा परिषद को बताया कि जून महीने में यूक्रेन पर रूस के हमलों के कारण कम से कम 265 लोगों की मौत हुई है और 1816 लोग घायल हुए। हंगरी सरकार के विरोधियों ने बुडापेस्ट में राष्ट्रपति कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर राष्ट्रपति तमास सुलोक को हटाने और संसद सदस्यों के लिए कार्यकाल सीमा लागू करने के मौजूदा प्रशासन के प्रयासों का विरोध किया। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया शहर में एक गैस स्टेशन पर रूसी ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल। फ्रांस में बढ़ती गर्मी के कारण लोइरे नदी के कुछ हिस्से सूख रेत की टीलों जैसे दिखने लगे। देश में गर्मी की लहर जारी है और शुक्रवार को तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। फ्लोरिडा के एक हवाई अड्डे का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके समर्थकों द्वारा राष्ट्रीय स्थलों से लेकर नोटों तक हर चीज पर उनका नाम और छवि अंकित करने के अभियान को गति मिली। पेरू के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति केइको फुजिमोरी ने कहा है कि वह मेक्सिको के साथ बिगड़े रिश्तों को फिर से बहाल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अल नीनो के खतरे को देखते हुए आपातकालीन कदम उठाने और प्रभावित किसानों की मदद का भी भरोसा दिया।
चीन के क्वांझोउ शहर में एक जूता फैक्ट्री में आग लगने से कम 28 लोगों की मौत हो गई। आग के कारण कई लोग इमारत की छत पर फंस गए। दक्षिण स्पेन के अल्मेरिया के पास जंगल में लगी आग में 6 लोगों की मौत हो गई और कुछ पीड़ितों के शव वाहनों में पाए गए। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी जिले बंदरबन में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गई और पेड़ उखड़ गए। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। मुकाबला आज देर रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। स्पेन बेल्जियम दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में एक ही मैच नहीं हारी है। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें तीसरी बार आमने सामने होंगी। फ्रांस ने फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से दी मात। फ्रांस के लिए एम्बापे ने 60वें मिनट और डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल किया। किलियन एम्बापे के इस विश्व कप में 8 गोल हो गए हैं और उन्होंने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली है। गोल्डन बूट की रेस में एम्बापे ने मेसी को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि एम्बापे के पास ज्यादा असिस्ट है। वहीं इन दोनों खिलाड़ियों के बीच विश्व कप का टॉप स्कोरर बनने के लिए भी रोचक रेस चल रही है। 27 वर्षीय एम्बापे के नाम विश्व कप में 20 गोल हो चुके हैं। वहीं 39 वर्षीय मेसी के नाम कुल 21 गोल हैं। सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला मैच खेलेगी। ये टेस्ट मैच होगा। यह लॉर्ड्स में खेला जाने वाला पहला महिला टेस्ट मैच होने वाला है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम इस ऐतिहासिक मुकाबले को यादगार बनाने की कोशिश करेगी। दोनों टीम के बीच यह मुकाबला 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारत 12 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज हार गया। ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेले गए चौथे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने 159 रन का लक्ष्य सिर्फ 13 ओवर और 1 बॉल में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ चौथा T20 मुकाबला जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज में इंग्लैंड ने 3-0 की बढ़त बना ली। कैरोलिना मुचोवा ने सेमीफाइनल में रोमांचक टाई ब्रेकर में कोको गॉफ का विंबलडन का सफर खत्म करते हुए महिला सिंगल फाइनल में जगह बनाई। कैरोलिना मुचोवा ने 6-2, 1-6, 7-6 से जीत हासिल की और पिछले 6 वर्षों के ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम के खिताबी मुकाबले में पहुंचने वाली चेक गणराज्य की चौथी महिला खिलाड़ी बनी। विंबलडन महिला सिंगल के अगले सेमीफाइनल में लिंडा नोस्कोवा का मुकाबला यूक्रेन के मार्टा कोत्स्युक से होगा। दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में प्रो बॉक्सिंग लीग के सेमीफाइनल मुकाबले के पुरुष वर्ग में पंजाब वॉरियर्स ने के विक्रम सिंह और महिला वर्ग में आंध्रा वॉरियर्स की आरती फाइनल में पहुंची। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले शुक्रवार शाम 6 बजे से खेले जाएंगे। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।